मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लर्निंग आपकी चालू होती है जब आप मतलब स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, मतलब जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। कि हमारे बिजनेस में इफ यू अंडर परफॉर्म फॉर अ स्ट्रेच और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन देन ऑल द AUM गोज अवे। सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म एटलीस्ट अबव एवरेज। राइट, अभी 2021 में जिसने बोला होगा कि मुझे PSU नहीं लेना है, बेसिक फैक्ट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं, अगर आपको FD में 8% मिल रहा है तो आपको मार्केट में 16% क्यों मिलता है? क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो। आप जो नए इन्वेस्टर्स नहीं समझते हैं, राइट, इसीलिए वो लोग मतलब रॉन्ग टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या बोलते हैं कि 1 साल डाल दिया, 2 साल डाल दिया, कुछ पैसा नहीं बना, वो निकाल लेते हैं और वहीं से मार्केट फिर परफॉर्म करता है। तो ये होता है कि बुल मार्केट में पैसा बहुत आसानी से बनता है, तो लोग अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट को कि यहाँ पे मतलब बैठे बैठे पैसा बन जाएगा करके। बट जो जैसे मैंने बोला कि जो बुल मार्केट में बनाते हैं वो मार्केट पूरा का पूरा वापस ले लेते हैं। जो 2020 में जो आया है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो मार्केट एक्सपर्ट बन जाएगा 2022 में, 2023 में। इट टेक्स एटलीस्ट 10 years आई थिंक। तो आप सभी का द प्लानिफाई शो में स्वागत करते हैं। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभाकर कुडवा, जो संविति कैपिटल के को फाउंडर एंड डायरेक्टर है और ये 2000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, हम ये पहले शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से कि क्या आपके करियर पाथ रहे, कैसे आप इस फील्ड में आए, क्या इन्फ्लुएंसेस रहे आपके इस जर्नी में? So basically, I'm an engineer, computer science engineer, but I was always interested in the markets. Markets में काफी इंटरेस्ट था बचपन से। मेरे एक अंकल मार्केट्स में इन्वॉल्व थे, तो जब भी छुट्टियां होती थी, समर वेकेशंस, so उनके साथ बैठ के आई यूज्ड टू लुक एट मार्केट्स। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ एंड मैं बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ता था, so वो इंटरेस्ट भी काफ़ी थे। तो आई थिंक इट ऑल केम टुगेदर। मैंने बड़ी जल्दी रियलाइज किया कि मार्केट इज अ सिंगल प्लेयर गेम, राइट। सो मार्केट्स में क्या होता है कि बाकी जॉब्स में बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं कि आपका बॉस कौन है, या आपके ऑफिस में आपका सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, टीम में कौन है, क्या प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं। सो मार्केट्स में क्या होता है कि इट्स बिटवीन यू एंड द मार्केट। सो इट इज़ अ प्योर मेरिटोक्रेसी एज आई से, राइट, कि अगर आप में स्किल है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, and if you're willing to put in the effort to learn, then you can make it. And that has been my journey. I have started from scratch. फॉर्मल कोई बैकग्राउंड नहीं था, जैसे मैंने बोला इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा। जो भी फाइनेंशियल jargons हैं, when I started from nothing, I mean I started by reading the basic books. I started following Peter Lynch, Warren Buffett, so the usual जो होता है कर्व, लर्निंग कर्व, वो किया। उसके बाद सबसे ज़्यादा लर्निंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के बाद ही आई। मतलब बुक्स पढ़ने से ज़्यादा लर्निंग नहीं होती है, थियोरेटिकल लर्निंग ही होती है। तो मोस्ट ऑफ द लर्निंग, मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लर्निंग आपकी चालू होती है जब आप मतलब स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, मतलब जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से फिर गलतियाँ होती हैं, आप समझते हैं कि किस टाइप की कंपनी इन्वेस्ट करनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए, मार्केट साइकिल्स को समझते हैं। तो या सो दिस हैज बीन द जर्नी। इट्स बीन अबाउट सो आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। आई थिंक आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन आई वाज 16। तो मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स का पैसा आई यूज्ड टू हेल्प देम मैनेज, एंड इट्स बीन अबाउट 22 years नाउ। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मार्केट में। इट्स अ जर्नी, यू नेवर, बिकॉज मार्केट्स कीप चेंजिंग। मार्केट्स चेंज होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक फार्मूला पकड़ लिया है, आप एक्सपर्टीज आप बन गए। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, नए नए कैटेगरीज आते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। The journey of learning continues. It's been really nice knowing your journey, sir. And sir, although you told that we are a learner, but in initial days आपके कुछ challenges तो रहे होंगे of course. तो वो क्या challenges थे और अभी भी आपने वो challenges को सके आपकी क्या learning रही और अभी भी आप उसको कैसे implement कर पा रहे हो? मेन चैलेंज हमारे बिजनेस में क्या होता है ना, कि जैसे अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या मेडिकल पढ़ रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड एक कोर्स वर्क रहता है कि मैं पहले बायोलॉजी पढ़ूंगा, उसके बाद मैं MBBS करूंगा, उसके बाद MD करूंगा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करूंगा। या इंजीनियरिंग में आप साइंस लेते हैं, उसके बाद आप
इंजीनियरिंग में बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, देन यू कैन गेट इनटू मास्टर्स। तो मार्केट में क्या होता है कि राइट फ्रॉम डे वन यू आर पुट इनटू द मेन स्ट्रीम। तो मार्केट में ऐसे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, सो दैट इज वन ऑफ द मेन इश्यूज। सो गलतियां कर करके सीखना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल से सीखना पड़ता है। इवन टुडे ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आपको स्क्रैच से सिखाए कि मार्केट्स एक्चुअली है क्या, मार्केट्स में आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेटअप, इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रैटेजी। तो ये सब चीजें मतलब वन ऑफ द मेन चैलेंजेस वाज दैट कि स्ट्रक्चर नहीं था तो टाइम लग जाता है। तो जो चीज अगर स्ट्रक्चर्ड रहेगी, अगर आप एक साल में समझ जाओगे, तो अगर अनस्ट्रक्चर्ड चीजें हैं तो आपको 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे। मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और इसीलिए ज्यादा गलतियां भी होती हैं। काफी इन्वेस्टर्स बुल मार्केट में आते हैं, पैसा ऑटोमेटिकली बन जाता है बुल मार्केट, उनको लगता है कि समझ में आ गया हमको मार्केट। जो उन्होंने कमाया है ऑल ऑफ दैट एंड मोर दे लूज इन द सब्सिक्वेंट व्हेन द साइकिल टर्न्स। तो फिर एक दो साइकिल पास करने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत समझ में आता है। So a lot of investors, I think a lot of your viewers would have come in the 2020 cycle. Actual investors काफी mature हैं. I think in earlier times it was not like that, but भी बहुत सारे YouTube channels हैं, बहुत सारे जैसे हम podcast कर रहे हैं, books हैं, courses हैं. तो आजकल knowledge levels काफी ज़्यादा है. फिर भी there is an element of experience which cannot be understated. So one of the main issues was that हिट एंड ट्रायल से करना पड़ा। बहुत सारे बुक पढ़े, बहुत सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट किया, एंड yeah, so that was one major challenge. Second challenge is I think capital, right? So capital build up करना ही बड़ा challenge है, क्योंकि अगर आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं तो लगता है कि मतलब is it worth it? But till the time your capital reaches a certain level, the whole game में उसमें मजा नहीं आता है। So sustaining till your capital reaches a significant level, that amount is different for different people, but you have to invest properly. Some people get lucky, जैसे जो 2003 में जिन्होंने इन्वेस्ट वो पूरा 2003 से 2007 का साइकिल मिला। जैसे 2020 के बाद जो लोग आए, they were able to ride it for 2-3 years. So some people get lucky that as soon as they enter the market takes off and they enjoy the bull run. But let us say you entered at the peak of a cycle. तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं था और आपका जितना कैपिटल था वो काफी इरोड हो गया है, then you have to wait for the next cycle to recoup. Till such time, maintaining your interest levels in the market, continuing to learn, so all that is a bit difficult and needs some experience. Which is where I think people should look for mentors. People should look for people who have seen multiple cycles. उनके साथ काम करके बात करके समझ में आता है कि मार्केट को कैसे अप्रोच करना। Okay, got it. मतलब you have to be a learner in the market. ऐसे कि हमारे को अब आ गया, वी हैव फाउंड, हमें एक्सपर्टीज हमने हासिल कर ली, इसमें ऐसा नहीं है मार्केट में, राइट? यस सर। सर अनदर क्वेश्चन इज, समृद्धि कैपिटल जब आपने शुरू किया वो 40 करोड़ से शुरू किया था, एंड नाउ इट हैज अराउंड 2000 करोड़। सो सर क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज रही, क्या ऐसे पिवटल पॉइंट्स रहे कि इसकी ग्रोथ में हेल्प करिए? ये वेल्थ मैनेजमेंट में बोलते हैं ना कि बेसिकली 2 या 3 मेन वेरिएबल रहते हैं। सबसे पहला वेरिएबल है ट्रस्ट, क्योंकि वी मैनेज PMS and AIF, so amounts are higher, 50 lakhs and 1 crore plus. So when you are managing a lot of money, you have to gain the trust of your investors. So the trust can come from 2 things. Trust can come from you knowing a person for a long time, which is a limited audience, and then आपको ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करना पड़ता है। तो हमने अभी I think we are almost 10 years old now. तो अभी एक मिनिमम 5-6 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड आपका अगर बिल्ड हो गया और आपने अच्छा परफॉर्म किया है, दैट इज हाउ यू ग्रो इन द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। तो पहला है ट्रस्ट, दूसरा है परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस। कि हमारे बिजनेस में इफ यू अंडर परफॉर्म फॉर अ स्ट्रेच और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, देन ऑल द AUM goes away. So you have to consistently perform at least above average, if not excellent, for a long period of time. और तीसरा एस्पेक्ट होता है compliance. To ensure that you are always 100% compliant with the regulations. तो ये 3 पहिए होते हैं any wealth management business के। So we have navigated all 3 of them quite successfully. Our strategy also has been a bit different from most people in the sense that हम लोग ज़्यादा sales push नहीं करते हैं। We strongly believe कि equity is a product which has to be bought. It should not be sold.
मतलब वो जो एफडी का पैसा है वो इक्विटी मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होता है पैसों का. So we could have definitely grown maybe 2x, 3x of this, but we have consciously avoided hard selling or getting the wrong kind of money or getting the wrong type of customers. ये सब चीज़ें हमको कोविड टाइम में भी हमको काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि हमारा एट्रिशन रेट इन्वेस्टर्स का बहुत कम है. बहुत सारे majority of our investors have been with us for the long term. So all of this, compliance, trust, as well as continued good performance, which our strategies have delivered, all of these three factors have been responsible for our journey from 40 to 2,000 crores. अमेजिंग सर, अमेजिंग. सर, आपने ऐसा बताया कि आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, बट क्या स्ट्रैटेजीज हैं? लाइक थीमेटिक फंड है, या आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं? क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं? तो हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी होता है. मतलब जनरली मार्केट में मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट ऑल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि 3 to 5 year व्यू लेते हैं कंपनी के, कि 3 साल में या 5 साल में क्या होने वाला है. वी हैव कम टू बिलीव, मतलब हमारे एक्सपीरियंस से मार्केट में वी हैव लर्नड कि 3 साल 5 साल स्पेशली इन दिस एनवायरनमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस. कंपनी के मैनेजमेंट को खुद पता नहीं होता कि 3 साल में या 5 साल में क्या होने वाला है, राइट. सो हु आर वी टू, सो हमारा टाइम फ्रेम थोड़ा अलग है. सो व्हाट वी फोकस ऑन इज neither the very short term nor the very long term. We are somewhere in the middle. So what I say is anywhere between 2 to 8 or 2 to 10 quarters is our sweet spot. So we take a horizon of 2 quarters to 10 quarters or 2 quarters to 8 quarters, and we focus very much on the earnings. जो companies earnings declare करते हैं हर quarter, so साल में 4 बार declare करते हैं, they are great opportunities to identify mispricing in stocks. जैसे कि कोई कंपनी है जो लास्ट 10-15 क्वार्टर से 10% 12% पे ग्रो कर रही है, और सडनली इस क्वार्टर पे उसका ग्रोथ 30% हो जाता है. सो वी गेट इंटरेस्टेड इन सच कंपनीज कि इसमें क्या हो रहा है, क्यों जो कंपनी 10-15% पे ग्रो कर रही थी वो आज 30 पे क्यों ग्रो कर रही है, उसमें ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में या इस सेक्टर में. सो देन वी गो बैक एंड स्टडी कि क्या उसमें इज दिस समथिंग दैट इज सस्टेनेबल, क्या ये रिजल्ट्स रिपीट हो सकते हैं, क्या ये नेक्स्ट 7-8 क्वार्टर्स तक ऐसा परफॉर्मेंस चल सकता है. So for that, we look at the con calls, we look at the management interviews, we look at the other players in the same industry, and then if it satisfies all those conditions, and if we feel that the valuation is good, if we feel that the management is trustworthy, then we take a bet in the portfolio. So and then next quarter again we analyze करते हैं कि जो हमने सोचा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो अच्छा, we'll keep the company. अगर नहीं हो रहा है, then we might give that company one more quarter. But after 2 quarters of disappointment, I might get out of that company and get into जो उस क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि कोई एक नया आइडिया आया है, नई कंपनी आई है जहाँ पे अर्निंग्स डेल्टा दिख रहा है. तो वी आर प्लेइंग द अर्निंग्स डेल्टा गेम, कि कहाँ पे अर्निंग्स में एक टर्न अराउंड आ रहा है या अर्निंग्स में एक चेंज आ रहा है. क्योंकि जो अगर आप स्टडी करेंगे मार्केट का बेस्ट परफॉर्मर्स, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता है वो बेसिकली होता है जहाँ पे जो मार्केट का जो परसेप्शन है उस स्टॉक के बारे में वो चेंज होता है. तो परसेप्शन चेंज कब होता है? जब अर्निंग्स चेंज होते हैं. अगर अर्निंग्स चेंज नहीं हुए तो मार्केट कभी कभी इज अहेड ऑफ द अर्निंग्स. अर्निंग्स से पहले मार्केट बढ़ा देता है स्टॉक प्राइस को, बट इट विल ऑलवेज फॉर अ सस्टेन्ड मल्टीबैग और सस्टेन्ड रिटर्न्स आपको अर्निंग्स आने ही चाहिए. तो अर्निंग्स इज वन वेरिएबल विच हैज अ लॉट ऑफ एज, विच हैज अ लॉट ऑफ अल्फा, which we try to exploit. कभी-कभी ऐसा होता है कि अर्निंग्स अभी शो नहीं कर रही है, बट कंपनी बहुत खर्चा कर रही है, R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, एंड इट्स अ ग्रोइंग कंपनी एंड द बिजनेस मॉडल इज ग्रेट, और आगे जाके वो ग्रो होने वाला है. तो क्या वैसी कंपनी पकड़ना, उस पे आपका क्या राय है? नहीं, वैसी कंपनियां बहुत होती हैं, लेकिन वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पे अर्निंग्स आ रहा है ना, वैसी कंपनियां आपको हर क्वार्टर में बहुत ज्यादा मिल जाएंगी. तो गोइंग समवेयर की जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड अर्निंग्स नहीं है, वो अर्निंग्स फ्यूचर में आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं. भी कुछ केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं. हमारे पोर्टफोलियो में भी मैं बोलूंगा कि 80% ऑफ द टाइम्स वी गो बाय पब्लिश्ड अर्निंग्स, कि अर्निंग्स आने के बाद ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ. 20% केसेस ऐसे हो सकते हैं एक्सेप्शनल, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी अर्निंग्स आई नहीं है लेकिन अगले 1-2 क्वार्टर में आ जाएगी. तो वो 20% में भी अगर ऐसा कुछ है जो 3 साल बाद आने वाला है या 5 साल बाद आने वाला है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. बट अगर मुझे लगता है कि कुछ 1-2 क्वार्टर में आने वाला है, कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ है, जैसे हमने BSE में इन्वेस्ट किया था, वी
फिगर्ड आउट कि ऑप्शंस का काफी ट्रेडिंग हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, बीएसई मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, तो अर्निंग्स आने से पहले ही वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू इट. सो देयर विल बी एक्सेप्शनल केसेस लाइक दिस, बट दे आर लाइक आई सेड एक्सेप्शंस. वैसे कम ही होते हैं. तो मैंने जैसे बोला 10 में से 8 विल बी कि अर्निंग्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं. एक या दो अगर हम लोग बहुत ज्यादा श्योर हैं कि डेफिनेटली अर्निंग्स आने वाले हैं 1-2 क्वार्टर में, उससे ज्यादा नहीं, then before earnings also we invest. Otherwise any opportunity which is a long story, जैसे कल को कुछ होगा, यहाँ पे कुछ ऑर्डर आएगा, वहाँ पे कुछ होगा, वैसे सब स्टोरीज में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते. एंड सर वाइल स्क्रीनिंग द कंपनी, कि जब हम कंपनी सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो तब ऐसे 3-4 क्राइटेरियाज होते हैं जो आप देखते हैं कि हाँ ये क्राइटेरियाज तो होने ही चाहिए, अगर ये 3-4 क्राइटेरियाज नहीं हुए तो कंपनी देन रिजेक्ट हो जाएगी? 4 चीजें होती हैं एनी कंपनी, एनी एनालिसिस, राइट. वन डेफिनेटली इज ग्रोथ, राइट. मार्केट्स को ग्रोथ बहुत ज्यादा पसंद है. अगर कोई भी आप बिग विनर देखेंगे मार्केट में, वहाँ पे ग्रोथ जरूर रहेगा. तो यू वांट ग्रोथ, एबिलिटी टू ग्रो एट अ अबव एवरेज रेट. तो अगर हम बोलते हैं कि इंडिया का जीडीपी अगर 7-8% पे ग्रो कर रहा है, if you add inflation to that, you get 10-12%, right? So any very large, the entire country is growing at 12%. तो जो large companies है वो 15-16% पे grow करेंगी. That is the average growth rate of any good large company. तो आपको चाहिए कि उससे at least 1.5 to 2 times growth rate हो. So 25 to 30% plus का आपको चाहिए growth rate. तो first parameter है growth. There has to be very good growth rate. Second parameter is definitely the management. कि ये मैनेजमेंट कैसा है, मतलब इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड में कुछ क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो मार्केट री रेटिंग नहीं करेगा, तो उसको पी री रेटिंग उसका नहीं होगा. तो दूसरी बात मैनेजमेंट. तीसरी चीज है वैल्यूएशन, कि अगर आपका बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है बट वैल्यूएशंस ऑलरेडी वो डिस्काउंट कर रहे हैं और वैल्यूएशंस आर टू हाई, दैट इज समथिंग यू नीड टू अवॉइड. एंड फोर्थ थिंग इज द एंटायर सेक्टर और द थीम. क्योंकि अगर आपके पास 2 स्टॉक रहेंगे, एक स्टॉक, दोनों स्टॉक 30% पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक let us say is a part of a very favored theme right now, another one is something which is not favored right now, तो आपका जो थीम वाला स्टॉक है उसमें आपके ज्यादा पैसे बनेंगे क्योंकि लिक्विडिटी वहाँ पे ज्यादा फ्लो हो रहा है. तो यू वांट अ सेक्टोरल टेलविंड और अ थीम, यू वांट वैल्यूएशंस, यू वांट गुड मैनेजमेंट, एंड यू वांट अबव एवरेज ग्रोथ. So these are the 4 pillars of any stock analysis as far as we are concerned. तो सर आपके एंट्री और एग्जिट क्राइटेरियाज क्या होते हैं? एंट्री क्राइटेरिया जैसे मैंने बोला कि हम लोग अर्निंग्स ट्रैक करते हैं. वी ट्रैक ऑल दी 2000 odd earnings that are released every quarter. So we have a team which does this. We do a rating of the earnings. तो एंट्री क्राइटेरिया होता है जहाँ पे भी हमको लगता है कि अर्निंग्स डेल्टा आ रहा है, सडन चेंज इन द अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी आ रहा है, और अगर वैल्यूएशन कंफर्टेबल है जैसे मैंने बोला, और मैनेजमेंट ठीक ठाक है, और अगर एक थीम है तो अच्छी बात है, इट्स एन एडेड एडवांटेज. बट इफ आई सी दैट दिस काइंड ऑफ अ ग्रोथ, द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इज चेंजिंग, I feel that the growth can continue for next few quarters. Valuations are comfortable, the management is good, and it's part of a favored theme. If all of these come together, then the stock basically goes into the portfolio in most of the cases. And exit criteria, like I said, typically happens कि जब लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी 15% ग्रो कर रही थी, अब सडनली 30% ग्रो कर रही है. Let us say that 30% growth continues for the next 4-5 quarters. और उसके बाद छठे क्वार्टर में क्या होता है, वो 30% से 20% पे आ जाती है ग्रोथ. तो इफ आई सी अ डिसेलरेशन इन द अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी, और इफ आई सी दैट द मार्जिन्स पीक आउट हो गए हैं, तो मार्जिन्स पहले 8-9% थे, उसके बाद सडनली दे वेंट टू लेट्स से 15%, and after 15% they went up to 18%, then they went up to 20%. So at some point you realize that कि margins की मतलब continuously margins नहीं बढ़ सकते हैं. So at some point you have to realize कि margins peak out हो गए. So all this comes from a little bit of experience, a little bit of knowledge about the industry, about the company. तो या तो earnings growth में deceleration आ रहा है, या फिर margins अगर peak out हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसा event हुआ है, external event, जिसकी वजह से वो पूरा sector को एक रिस्क है. लेट्स से कुछ रेगुलेटरी इवेंट होता है या जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है जिससे लगता है कि ये स्टोरी अभी और ये सेक्टर खत्म हो गया, इसका भी डीरेटिंग चालू हो जाएगा. तो इन सच केसेस वी टिपिकली लुक फॉर एन एग्जिट. ऑलराइट सर, गॉट इट. सर आपकी पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन कैसे होती है? वी आर 100% इक्विटी, सो आवर मैंडेट इज कंप्लीटली इक्विटी. So within that हम लोग क्या करते हैं कि generally I operate the main scheme Active Alpha, we operate in the mid and small cap space.
because that is where the higher returns you can earn. Large caps में, like I explained, higher returns लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका बेस ज़्यादा होता है. So you cannot expect a Lever and Asian Paint to grow at 30-40% क्योंकि उनका market saturated है, they're very large companies. So the higher returns जो आते हैं वो mid and small cap space में आते हैं. और इंडिया में we are lucky to have a very broad breadth in the market in terms of number of companies, different sectors, different sub segments. So काफी universe हमारा अच्छा है for stock picking. तो हम लोग मिड एंड स्मॉल कैप में फोकस करते हैं. बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप में फोकस करते हैं, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ता है. पूरा का पोर्टफोलियो 100% इक्विटी में ही रहता है, लेकिन विद इन दैट आई टिपिकली हैव एनीवेयर बिटवीन 25 to 35 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो. क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप हैं तो वॉलेटाइल रहते हैं, तो आप 10 स्टॉक का मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हो, क्योंकि देन द riskiness of that portfolio goes up significantly. Because we are managing public money, we have to be even more careful with risk, right? So I typically run a 25 to 35 stock portfolio in the mid and small cap universe. अगर कोई गलती हो भी जाए, और गलतियां होती रहती है मार्केट में, तो लेट अस से एनालिसिस हमारी काम नहीं की, हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ. सो इंडिविजुअल स्टॉक में अगर कोई बड़ी गलती हो भी गई तो पोर्टफोलियो को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. तो अगर आप 25-35 स्टॉक्स ले रहे हैं तो पर स्टॉक यू आर पुटिंग अबाउट 3 to 4%. So let us say some stock corrects by 50% also, at the portfolio level you are losing just 1.5-2%, which is not disastrous. You can survive that. So that is what. So since you're operating in this slightly risky space, I prefer a more diversified approach. But 100% we are into equities. All right, sir. सर कोई सेक्टर्स की प्रेफरेंस होती है, या अभी जो सेक्टर पे आप बुलिश हो? नहीं, बाय डिफॉल्ट कोई प्रेफरेंस नहीं होती है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि अर्निंग्स का जो हमारा एनालिसिस है उससे सेक्टर्स बाहर निकल के आते हैं. तो जैसे 2-3 साल पहले we were able to pick up a lot of sectors like defense, railways, power, purely from the earnings analysis. क्योंकि उनके अर्निंग्स में ग्रोथ दिख रहा था. अभी वो सब सेक्टर्स काफ़ी पॉपुलर हो गए, बट उस टाइम मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा था. तो अर्निंग्स का जो एनालिसिस है उससे सेक्टर्स बाहर निकल के आते हैं. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि 6 महीने बाद मेरे पोर्टफोलियो में कौन सा सेक्टर रहेगा, कौन सा स्टॉक रहेगा, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन हाउ द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स अर्निंग्स पैन्स आउट. उस टाइम पे क्या एनवायरनमेंट रहता है. तो हम लोग जब स्टार्टिंग पॉइंट में कोई ऐसा बायस नहीं रखते हैं कि मुझे ये सेक्टर में ही काम करना है, इसमें काम नहीं करना है, या PSU नहीं लेना है, या सिर्फ कंजम्पशन लेना है, ऐसा कुछ हम लोग बायस नहीं रखते हैं. बिकॉज वी फील दैट सच बायसेस कैन लिमिट योर रिटर्न्स, राइट. अभी 2021 में जिसने बोला होगा कि मुझे PSU नहीं लेना है, सारे के सारे रिटर्न्स PSU में ही आए थे. तो यू कैन नॉट हैव सच बायसेस, राइट. सो अभी आई थिंक द सेक्टर्स दैट आर डूइंग वेल definitely is all the power and power ancillaries, right? Whether it is transformers, whether it is cables, whether it is distribution, transmission. So anything and everything related to power, both from an India and a global point of view, seem to have a lot of tailwinds going for them. Manufacturing as a sector is doing very well. The whole Make in India concept, right? Whether it is manufacturing of ACs, manufacturing of televisions, manufacturing of washing machines, manufacturing of the semiconductor space. So that entire space is doing very well. Then I would say a lot of action is happening in the in the pharma space, in the CDMO space, in the mid-cap pharma space. A lot of action happening there. What else? I think a lot of these things like defense, railways and all that have they've had one leg of re-rating. Re-rating हो गया है. Although the growth prospects remain, but I think the market has gone ahead of itself in the last couple of years. उसमें थोड़ा भी consolidation चल रहा है, उसमें थोड़ा time लगेगा, I think, for the gains to be digested. But I think these 3-4 sectors, anything to do with the data centers, AI, these kind of things are growing very fast. So ये सब जस्ट बज़वर्ड्स नहीं. अगर आप इनके अंडरलाइन कंपनीज के अर्निंग्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दे आर ग्रोइंग एट सुपर हाई ग्रोथ रेट्स, राइट. सो 30%, 40%, 50%, they are growing top line, not bottom line. They're growing top line at those rates. So if you analyze the growth rates of different sectors every quarter of the underlying companies, आपको अपने आप सेक्टर मिल जाएंगे. तो हमारा वो अप्रोच है कि हम लोग ये टॉप डाउन एनालिसिस नहीं करते कि ये सेक्टर काम करेगा. We do bottoms up कि अर्निंग्स एनालिसिस करो, आपको निकल के आता है कि कौन से स्टॉक्स में हाई ग्रोथ आ रहा है, कौन से सेक्टर में हाई ग्रोथ आ रहा है. सो दैट इज द अप्रोच वी टेक. ऑलराइट सर, गॉट इट.
सर आप इतना वाइड इन्वेस्टर बेस मैनेज करते हैं, तो सर जस्ट क्यूरियस क्वेश्चन कि हाउ डू यू एक्वायर दीज क्लाइंट्स? मैंने जैसे बोला ना कि मेन पैरामीटर्स आर ट्रस्ट एंड परफॉर्मेंस, राइट? सो ट्रस्ट, एक सेट ऑफ पीपल जो आपके आसपास रहेंगे ऑलरेडी आपको ट्रस्ट करते होंगे. जैसे मैंने बोला कि मैंने स्टार्टेड मैनेजिंग मनी व्हेन आई वाज 16. मैनेजिंग मीनिंग आई वाज जस्ट हेल्पिंग पीपल आउट, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली. तो उनको जब जब हमने कंपनी स्टार्ट किया तो उनको एक ट्रस्ट बैठ गया था क्योंकि उनको पैसे बना के दिए थे द प्रीवियस साइकिल्स. सो द इनिशियल बेस, एंड आई हैव 2 other partners, they also are senior and very much experienced in the market. So उनका भी एक सर्कल था, मेरा भी एक सर्कल. So that is how we initially got that initial 40 crores. उसके बाद आपके क्लाइंट्स आ गए, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ काम करता है. आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपके क्लाइंट्स अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे. और परफॉर्मेंस, जो सुपरलेटिव परफॉर्मेंस हमारा लास्ट 4-5 ईयर से आ रहा है, that has led to a lot of inbound queries from other places. तो पहले हम लोग, so we are based out of Karnataka, right? So पहले हमारा जो geographical spread था वो primarily बैंगलोर ये रीजन था. बट जैसे जैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता गया, वो PMS बाजार, PMS AIF वर्ल्ड, all of these guys started publishing it. We were in the top 5 ranks or top rank in the last few years many times. तो उससे क्या होता है कि बाहर का जो नेटवर्क है वो भी आ जाता है. So it takes time, if you're just starting out, you have to start out with कि आपके जो आसपास जो लोग हैं जो आपको ट्रस्ट करते हैं, you have to start with that, और उनका जो word of mouth है, then you have to use that. But after let's say 5 years, 6 years, 7 years, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है. So it takes time, it is not easy, especially in the HNI space, right? Because जैसे मैंने बोला कि बड़ा अमाउंट है, अगर 1 लाख रहेगा, 2 लाख रहेगा तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. बट बड़े अमाउंट्स लाइक 50 lakhs, 1 crore, 5 crore, ये आपको अर्न करना पड़ता है. So आपको you have to earn the trust, you have to display the performance, you have to display the consistency of performance. तो ऐसे over time. ऑलराइट सर. सर आप एक तो जो आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं उसमें आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इंटैक्ट रखना होता होगा कि इसको भी फॉलो करना है, एंड प्लस लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नीड्स को भी प्रेफरेंस देनी होती है. तो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन दीज टू? नहीं, हमारा when we acquire the customer itself, right? तो हम लोग मतलब क्लियर कर देते हैं कि क्लाइंट इंटरेक्शन हमारा काफी कम होता है एक्चुअली, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी काफी एक्टिव है. तो मैं अभी कोई भी स्टॉक लेके उसके ऊपर ऐसे 1 घंटा आपको ये मतलब वर्कशॉप वगैरह नहीं करूंगा कि मुझे ये स्टॉक पसंद है, कि दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ बायर्स. तो वी टेक द फुल मैंडेट फ्रॉम द क्लाइंट कि डिस्क्रिशनरी PMS है, तो हम लोग अपने हिसाब से, अपने स्ट्रैटेजी से हिसाब से मैनेज करेंगे. सो वी डू नॉट गेट इनटू दिस डिस्कशंस विद द कस्टमर्स कि मैंने ये स्टॉक क्यों लिया, मैंने वो स्टॉक क्यों बेचा. एंड ऑफ द डे हमारा एक पोर्टफोलियो अप्रोच है, एंड आवर मैंडेट इज टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स. तो एज प्रमोटर्स एक्चुअली 3 of us, हम लोग फंड मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं. तो आंसर योर क्वेश्चन, बैलेंस एक्चुअली होता नहीं है. अगर आप फंड मैनेजमेंट छोड़ के अगर मैं ज्यादा मार्केट में, अगर मैं सेल्स में चला जाऊं तो ऑफ कोर्स आई कैन गेट मोर AUM एंड ऑल दैट, बट फिर यहाँ पे जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वो सफर करेंगे. तो हम जो को फाउंडर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, हमारा पूरा का पूरा फोकस फंड मैनेजमेंट पे ही रहता है. सो वी आर इन ग्लूड टू द मार्केट फ्रॉम 9 o'clock to 3:30, इवन दो हमारा उतना डे टू डे बेसिस पे कुछ ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं हम लोग. बट whatever news flow is there, whatever events are happening, opportunities to buy and sell different stocks. So we are completely focused on the performance and fund management. Client interaction, we have a team. So we have a relationship management team which is very senior. They have been with us for the entire 8-9 years. So they are very experienced in the market. So most of the times वो लोग deal करते हैं customers से. If there is any specific requirement or request or the customer wants to discuss with fund manager, then we are always available. But I would say कि 80% of our time, हमारा time जो है वो फंड मैनेजमेंट में ही निकालते हैं हम लोग. 20% ऑफ द टाइम वी लुक एट बिजनेस डेवलपमेंट और क्लाइंट इंटरेक्शंस. एंड सर कोई रिस्क एपेटाइट रहती है पोर्टफोलियो में कि इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, इतने % का अगर गिर गया तो इस पे अब हम सेल कर देंगे, तो कुछ ऐसा रिस्क एपेटाइट या कुछ? नहीं, आई थिंक सच रूल्स मतलब वो वर्क नहीं करते. मतलब अगर आप ऐसे करेंगे, जैसे आपने बोला कि 20% अगर मैं गिर गया मेरा पोर्टफोलियो तो मैं सब कुछ बेच दूंगा, तो काफी टाइम ऐसा होगा कि मार्केट और आपका पोर्टफोलियो 20% गिरेगा और वहीं से मार्केट टर्न हो जाएगी.
So you should not try to time the market. We strongly believe अगर आप मार्केट में हैं then you have to जो volatility हमको रिटर्न्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं मार्केट में, क्योंकि आप volatility और ड्रॉडाउन लेने को तैयार हो. बेसिक फैक्ट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं, अगर आपको एफडी में 8% मिल रहा है तो आपको मार्केट में 16% क्यों मिलता है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो. आप वो ड्रॉडाउन आप वो यू आर एक्सेप्टिंग दैट ड्रॉडाउन. तो जब भी ड्रॉडाउन आता है फॉल्स, राइट, यू हैव टू आई थिंक एंड्योर इट. तो ड्रॉडाउन आपको लेना है. आपको जैसे कोविड का फॉल है, शार्पली गिरा मार्केट, उन्होंने बेच दिया पोर्टफोलियो, तो री एंट्री नहीं मिली, क्योंकि द मार्केट it turns very fast. You would have seen after corrections, the market turns very fast. After of 2-3 days, market will go up, the portfolios will go up 10-15% sometimes, depending upon the severity of the fall. So we don't believe in selling, whenever there is a fall. We manage risk at the stock level, like I said. मेरे पास पर स्टॉक का एलोकेशन 3-4% है. स्टॉक लेवल पे गलती हो सकता है, बट पोर्टफोलियो लेवल पे वी डू नॉट टेक एनी कैश कॉल्स और वी डू नॉट टेक एनी स्टॉप लॉस, बिकॉज़ दोस थिंग्स कैन बी वेरी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव. सर संविति ये भी एक एआईएफ है और प्लानिफाई हैज आल्सो गॉट एआईएफ लाइसेंस रिसेंटली. हमारी ऑडियंस को एक बार आप ये समझाओ कि एआईएफ और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है. कैटेगरी 1, ओके, सो दैट्स व्हाट. सो एआईएफ इज बेसिकली I would say कि जैसे mutual fund is a public vehicle for investment. Think of AIF as a private mutual fund, which is for high net worth individuals. क्योंकि minimum ticket size category 3 में 1 crore है, category 1 में शायद 25 lakhs है, और category 1, 2 और 3 है इसमें. तो category 3 जो हमारा है, हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. कैटेगरी 1 जो आपका है, आप लोग एंजल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी और एसएमई वेंचर, स्मॉलर कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज. सो रिस्क एपेटाइट इज वेरी वेरी डिफरेंट. तो कैटेगरी 3 में हम लोग जो करते हैं लिस्टेड स्पेस में, अनलिस्टेड स्पेस में. So investors that come to you, right, they will need a much longer time horizon than public markets, क्योंकि unlisted space में valuation को realize होने में time लगता है. तो generally जो private equity funds होते हैं वो 7-year window में आते हैं. So जो investors आ रहे हैं, they have to keep that long term time horizon and understand what risk they are taking and what reward they are likely to get, right? So mutual fund में आपने आज पैसे डाले, आप कल निकाल सकते हो. सो इसमें भी NAV होता है, बट यहाँ पे आपका टाइम होराइजन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे रिस्कीनेस ऑल्सो इज मच हायर हियर कंपेयर टू अ म्यूचुअल फंड. कि अनलिस्टेड में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्क होता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी लिक्विडिटी. अगर आपको बाहर निकलना है तो आप नहीं निकल सकते हो. तो आपको जो आप पैसा ला रहे हो, आपको वो मिनिमम, जैसे मैंने बोला कि 5 से 7 साल का होराइजन ला के ही आपको इन्वेस्ट करना है. अब संविति की हम फ्यूचर विजन के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं. ये संविति की क्या फ्यूचर विजन है? विजन इज टू कंटिन्यू द आउट परफॉर्मेंस. हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. लास्ट 5 years आई थिंक वी हैव डन अबाउट 45% CAGR in terms of we have been one of the best performers in the country. So we want to continue that. हमारा फोकस परफॉर्मेंस पे ही रहेगा. एंड वी स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हमारे बिजनेस में परफॉर्मेंस अगर है तो अपने आप AUM आता है, राइट. सो एंड आल्सो वी वांट द राइट काइंड ऑफ AUM, राइट. वी डोंट वांट द लाइक जिसमें मैंने बोला कि FD का पैसा या किसी जो लोग मार्केट समझते हैं, जो मार्केट साइकिल्स देख चुके हैं, वी प्रेफर दोज कस्टमर्स, क्योंकि उनको वो मार्केट्स में पैसा बना चुके होते हैं, तो उनको आइडिया रहता है कि मार्केट काम कैसे करता है. अगर कोई नया आदमी मार्केट में आता है तो जैसे ही 10% गिरा वो नर्वस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. या फिर अगर और मार्केट्स में क्या होता है, रिटर्न्स बहुत लंपी होते हैं. जैसे जो FD का पैसा है उसको आदत है कि हर साल उसको 8% मिल रहा है. मार्केट में आपको शायद 15% मिलेगा या 16% मिलेगा, लेकिन उसमें रिटर्न्स आपको एवरी ईयर 15 नहीं मिलेगा. आपको शायद 2 साल कुछ भी ना मिले या शायद नेगेटिव में हो आप, और 3rd ईयर में आप 50% अप हो जाओगे.
तो नेट आपको 15% मिल गया, हम्म, लेकिन जो ट्रैजेक्टरी ऑफ रिटर्न्स है वो काफी बहुत डिफरेंट होता है। सो जो नए इन्वेस्टर्स नहीं समझते हैं, राइट, इसीलिए वो लोग मतलब रॉन्ग टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या बोलते हैं कि 1 साल डाल दिया, 2 साल डाल दिया, कुछ पैसा नहीं बना, वो निकाल लेते हैं और वहीं से मार्केट फिर परफॉर्म करता है। तो मार्केट इज अ डिफरेंट गेम, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे क्रिकेट के रूल्स अलग होते हैं, फुटबॉल के रूल्स अलग होते हैं, चेस के रूल्स अलग होते हैं। तो मार्केट का रूल और एफडी का रूल और रियल एस्टेट, वो अलग अलग गेम्स, अलग अलग रूल्स हैं। तो उस गेम के जो रूल्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। So we want to attract the right kind of customers who will be with us, who are long term in nature, who understand how markets function, right? And personally, we want to focus on continued outperformance or even enhancing our outperformance. So the effort is continuously to invest in technology, invest in tools, invest in resources to figure out ki how can we better what we are doing already in terms of performance. ग्रेट सर, ग्रेट सर। अब कुछ हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस थे सर। कोई फंड मैनेजमेंट में घुसना चाहता है, कोई पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी, क्या करियर पाथ वो फॉलो करे? I think there are two from a formal education के point of view से दो path हैं। इधर आपको CA बनना है, CA बन के आप you can break into research, या फिर आपको MBA करके MBA finance या you करके आप because getting into market related firm itself is the biggest challenge, right? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कोई डिफाइंड ऐसा डिग्री नहीं होता, क्योंकि अगर आप MBBS करते हो आपको हॉस्पिटल में काम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है। have to, like I said, इधर आपको CA करना है या फिर MBA करना है, उसके ऊपर कुछ लोग CFA वगैरह भी कर लेते हैं, बट दैट्स एन एड ऑन। बट कोर डिग्री जो है वो है CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA, एंड देन यू हैव टू अप्लाई एंड गेट अ, जैसे बोलते हैं कि फुट इन द डोर, राइट, कि आप किसी फर्म के साथ काम करो, सेल साइड या बाई साइड, you work as a junior research analyst, or even if you work in the back office, it's okay. When you work in the back office, you get to know the firm, and that is how you grow through the ranks. That is one way. Second way is what we have done, right? So if you somehow build up enough capital or build up enough connects, then you can, without any of these degrees, of course you have to have the skill. आपको skill होना चाहिए, experience होना चाहिए, you should have spent time in the market. Then, and if you have some capital, then you can start a PMS, or you can start a advisory, or you can start a AIF. So these are the two paths. One is the formal and one is the informal. Informal needs capital and connects. Formal needs time. You have to spend time, get the degrees, get an entry into a firm, and then grow. सर, what all books should we read? मतलब आपकी क्या पर्सनली फेवरेट है और आप क्या एडवाइस करोगे? Yeah, I think for a beginner, जो पीटर लिंच का बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, उसके 2-3 बुक्स हैं, आई थिंक बीटिंग द स्ट्रीट, these both the books are very good to get a very, मतलब जो इन्वेस्टर है उसके लिए अंडरस्टैंड करना। उस बुक में सब कुछ समझाया हुआ है, राइट फ्रॉम बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, P&L कैसे पढ़ना है, किस टाइप के कंपनीज होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपनीज, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। मैं खुद वो बुक मेरे ख्याल से मिनिमम 5-6 बार पढ़ चुका हूँ, मे बी मोर। और अभी भी अगर मुझे कुछ डाउट आता है कभी कभी मैं वो बुक निकाल के पढ़ता हूँ। सो वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर एनीबॉडी इन द मार्केट एट एनी स्किल लेवल। बिगिनर को उसमें भी फायदा होगा और एक्सपीरियंस वाले को भी फायदा होगा, बिकॉज पीटर लिंच जो है, अगर आपको पता है, तो फंड मैनेजर थे फिडेलिटी, मैगेलन, एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। सो उन्होंने प्रैक्टिकली करके वो बुक लिखा है, ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल कुछ लिख रहे हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने स्टॉक पिकिंग किया है, सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत सालों तक हुए हैं। एट द टॉप ऑफ हिज करियर ही रिटायर्ड। तो उन्होंने जो उनके इनसाइट्स काफी अच्छे हैं, काफी स्ट्रक्चर्ड बुक है। दैट इज वन। एंड सेकंड आई वुड से कि सर, मार्केट रिसर्च, to interrupt, but Peter Lynch follows a growth investing strategies. So, do you as well follow the growth investing? very much. We are primarily a growth investor. I'm not, मतलब मेरा जो psychological makeup है, it is not built for value investing, right? So, but these are all terms, right? As you develop experience, people will understand that value, growth में भी value हो सकता है। Yeah, of course. Just because a company is at 30-40 P, it doesn't mean it is expensive. It is expensive if it is growing at if the company is growing at 50% and likely to grow at 50% for next 5 years,
and even 40 PE is cheap for it. Yes. So finding value in growth is what we try to do. But there are some traditional value investors who look at beaten down companies or very low PE companies. So, but we don't follow it. It works, but it's a different strategy. So Peter Lynch, like I said, Peter Lynch need not be growth. I mean, even if you're a value investor, you can still learn a lot of things as a beginner, right? A lot of ideas there which are very useful. And second, I was saying कि जो trading wizards का जो series है, market wizards का जो series है, उसके जैक श्वागर के I think 2-3 या maybe 4 books हैं, where he has interviewed many investors or traders. तो वो भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स मिल जाएंगे. कोई मोमेंटम ट्रेडर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई आर्बिट्राज कर रहा है. अगर आपको मार्केट समझना है तो इफ यू रीड ऑल ऑफ दोस 3 or 4 बुक्स इन द सीरीज तो पूरा आपको एक ब्रॉड बेस्ड व्यू मिल जाएगा कि किस किस टाइप के स्ट्रैटेजीज होते हैं मार्केट में, राइट. दैट इज वन. और इंडिया में ही एक ऐसे सिमिलर बुक इंटरव्यूज का लिखा है, सुपर इन्वेस्टर्स, आई थिंक Master Class with Super Investors, I think 2 Indian guys only have written it. That has interviews with a lot of prominent Indian investors. तो अगर आपको इंडियन मार्केट समझना है कि कैसे करता है, that is also a very good book. But I think the point I am saying is कि अगर आप real practitioners के interviews या biographies पढ़ोगे, you will get much more insights, right? So I think the focus in terms of books has to be that कि जहाँ आपको collection of interviews मिल जाए या collection of insights from practitioners अगर आपको मिले तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा learning होती है. इसलिए मैं बोल रहा था कि MBA CA वगैरह में वहाँ पे जो आप पढ़ते हैं वो मार्केट में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा except for the basics. अगर आप ये investors के interviews पढ़ेंगे, उनके biographies पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे investment होता है, कैसे market cycles होते हैं, what are the different aspects and so on. All right, sir. Sir, last question. कि अब करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रही है, तो आप बडिंग इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, करंट मार्केट में और बडिंग इन्वेस्टर्स में कोई ये नहीं है कनेक्शन. मतलब बहुत ज्यादा लोग आजकल किसी के कहने पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं कि अब बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ रही है तो इन्वेस्ट कर लेते हैं. तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू देम? देखिए, मार्केट में मतलब लोग मार्केट को अंडर एस्टिमेट करते हैं. मतलब ये होता है कि बुल मार्केट में पैसा बहुत आसानी से बनता है, तो लोग अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट को कि यहाँ पे मतलब बैठे बैठे पैसा बन जाएगा करके. बट जो जैसे मैंने बोला कि जो बुल मार्केट में बनाते हैं वो मार्केट पूरा का पूरा वापस ले लेता है. मतलब ऑल दिस वी आर टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. आप किसी भी एक्सपीरियंस से पूछोगे जिसने मल्टीपल साइकिल्स देखे हैं, ये बोलेगा आपको. सो यू हैव टू टेक मार्केट सीरियसली, राइट. दैट इज वन. उसमें 2 चीज़ें हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के पास जाओ या आप किसी एडवाइजर के पास जाओ. Ideally mutual fund, I would say. For a retail investor, mutual funds is a very good product, very well diversified. बहुत सारे options हैं. So you go for a mutual fund, do an SIP, or whenever there is a correction, you go out and invest. Let the professionals do the job. कि वहाँ पे उनका एक process होता है. It is not random, right? हम लोग जब अपना पैसा invest करते हैं as a person individually, वो काफी random हो जाता है. मतलब मैंने जैसे आपने बोला किसी ने बोला तो मैंने invest कर दिया. उसका फिर मुझे next step नहीं पता है कि मैं कब बाहर निकलूंगा, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, मैंने ज़्यादा किया है कि कम किया है. सो देयर इज नो प्रोसेस एट एन इंडिविजुअल लेवल. तो अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाओ. अगर आपको इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है एंड यू आर विलिंग टू डिवोट, देन इट इज अ जर्नी, देन इट टेक्स टाइम. जो 2020 में जो आया है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो मार्केट एक्सपर्ट बन जाएगा 2022 में, 2023 में. इट टेक्स एटलीस्ट 10 years, I think. It takes 10 years to really, or at least a couple of cycles. I would say more than 10 years. 1-2 cycle अगर आप देखेंगे, when I say cycle मतलब एक पूरा bull market, उसके बाद एक crash या long bear market, and then one more bull market. So when you see this, that is when you start understanding कि market कैसे work करता है, market में पैसे कैसे बनता है. So for a new investor, budding investor, they have to be more patient. You have to learn, like I said, and you have to learn by doing. Books पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा. आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा, आइडिया मिलेगा, लेकिन आपका जो लर्निंग होगा वो इन्वेस्ट करने के बाद ही होगा. तो या तो आप 2 पाथ्स हैं आपके पास. या तो आप टाइम दो, इन्वेस्ट योर एनर्जीज इन लर्निंग, एक्सपेरिमेंटिंग, रिफ्लेक्टिंग
and build your skills as an investor, which takes time. You will need about 5-10 years. अगर आपके पास वो सब नहीं है तो आप simply just take the mutual fund. So that's the end of the podcast. Sure. It was a lovely interacting with you. We had इतना कुछ आपसे सीखने को मिला. Thank you so much, sir. Sure. Same here. I had fun. Thank you. सर Thanks. अगर आपसे कनेक्ट करना हो, समृद्धि कैपिटल में किसी को इन्वेस्ट करना हो तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? प्लीज हमारी ऑडियंस को बताओ. We have a website samriddhicapital.com. So वहाँ पे if you contact us through the firm, then our team will get in touch with you.